नमस्कारम दोस्तों। हमारे देश में अंग्रेजों के शासनकाल से ही भारत के मूल निवासी कौन थे पर बहस होते रही है, जिसमें एक मत यह कहता है कि भारत के मूल निवासी द्रविड़ हैं, जो भारत के आदि निवासी हैं और जो वैदिक काल के पहले से ही यहाँ निवास करते रहे हैं, जबकि ऋग्वेद में वर्णित आर्य बाहर से आए आक्रांता थे, जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों का नरसंहार किया, उन पर अत्याचार करके उनकी संस्कृति को मिटाकर अपनी संस्कृति को यहाँ फैलाया। उनके अनुसार वर्तमान में जो हिंदू धर्म भारत में प्रचलित है वह आर्यों द्वारा स्थापित किया गया है। साथ ही आर्यों ने ही संस्कृत भाषा का निर्माण किया था। उनके अनुसार द्रविड़ों का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यह विषय आजकल अत्यंत ही विवादित और राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा मुद्दा हो गया है, जिस पर नॉर्थ वर्सेस साउथ की राजनीति में क्लैश होते रहता है। दक्षिण भारतीय राजनीतिक दलों का या कुछ वर्गों का यह कहना है कि उत्तर भारत में जो संस्कृति है वह आर्यों की ही देन है और उसे वे स्वीकार नहीं करते। हालांकि सर्वाधिक मंदिर और धार्मिक एफिनिटी दक्षिण भारत में ही देखने को मिलती है। अब यह जो डिवाइड है यह सच है, परिकल्पना है कि केवल राजनीतिक एजेंडा, यह तो साफ नहीं, पर इस डिवाइड का ओरिजिन ब्रिटिश काल की देन है। मैक्स मूलर, जिन्होंने कई भारतीय प्राचीन वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया और उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया, उन्होंने ही सर्वप्रथम इस आर्यन इन्वेजन थ्योरी को प्रतिपादित किया। ऋग्वेद और अन्य ग्रंथों के अध्ययन के दौरान उन्हें आर्यों का वर्णन मिला, जिसमें आर्यों और दासों के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है। यही उनके इस थ्योरी का आधार है। आगे चलकर कई भारतीय इतिहासकारों, विद्वानों ने भी इस मत को समर्थन दिया। हालांकि इसका आधार केवल ऋग्वेद और अन्य प्राचीन ग्रंथ ही हैं। इनको बल देने वाले कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य उन्होंने कभी भी प्रस्तुत नहीं किए। कई सालों बाद 1920 के आसपास वर्तमान में पाकिस्तान वाले हिस्से में हड़प्पा नामक स्थान में खुदाई के दौरान एक प्राचीन नगर मिला, जो लगभग 4500 से 5000 साल पुराना है, पर वह नगर अत्यंत ही उन्नत तरीके से निर्मित नगर था। उस खोज के बाद मिले फाइंडिंग्स के आधार पर इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। उस खुदाई में प्राप्त अवशेषों की जांच से पता चला कि भारतीय 5000 साल पहले से ही एक विकसित सभ्यता के रूप में जीवन यापन कर रहे थे और यह वैदिक काल से हजारों साल पहले का समय था। जब यह खोज हुआ तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी को जो माना जाता था कि लगभग 3500 साल से शुरू होता है, का इस तर्क के साथ विरोध होने लगा कि यदि आर्य अगर 3500 साल पहले भारत आए और उन्होंने भारतीयों को सभ्यता दी, तो फिर उनके पहले से ही उन्नत सभ्यता होने का क्या कारण था। इस आधार पर इसको बल मिला कि भारतीय सभ्यता अत्यंत प्राचीन और उन्नत है। हालांकि यह खोज ब्रिटिश काल में हुई तो जानबूझकर ही इन खोजों को ज्यादा प्रचारित नहीं किया गया, ताकि यह भारतीयों के अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड न भर दे, जिसे उन्होंने और पिछले आक्रांताओं ने मेहनत से कुचला था। आर्यन इन्वेजन थ्योरी में आर्यों को बाहर से आए आक्रमणकारियों के रूप में देखा जाता है, जिसके विभिन्न मत हैं। कुछ का मानना है कि आर्य वर्तमान में ईरान, मेसोपोटामिया वाले क्षेत्र से आए थे, जबकि कुछ का मानना है कि आर्य यूरोपीय थे, और ऐसा मानने का कारण वैदिक संस्कृत भाषा, जिसे आर्यों की भाषा मानी जाती है, से यूरोपीय भाषाओं की समानता है। कई यूरोपीय भाषाओं के शब्दावली, वाक्य विन्यास संस्कृत से मिलते हैं। जैसे संस्कृत में मां को मातृ, लैटिन में मातेर और अंग्रेजी में मदर कहा जाता है। ऐसे ही कई और शब्द जैसे भातृ, मनस आदि यूरोपीय भाषाओं में लगभग समान रूप से मिलते हैं। साथ ही ऋग्वेद में आर्यों को भूरे बालों वाला भी बताया गया है और यूरोपीय लोग भूरे बालों वाले होते हैं। हालांकि यह भी एक थ्योरी है और इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। आर्यों और द्रविड़ों को लेकर भारतीय मनस का ध्रुवीकरण आजादी के बाद से और भी बढ़ गया, जिसने आगे चलकर राजनीतिक रूप ले लिया। आजादी के बाद राज्यों का परिसीमन भी भाषाई आधार पर किया गया, जिसने इस डिवाइड को और मजबूत कर दिया। यह सब अभी चल रहा है, पर अब इस मुद्दे पर बहस को नई दिशा मिल गई है, क्योंकि बीते कुछ दशकों में हरियाणा क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता का फैलाव खुदाई के दौरान मिला है। डेक्कन कॉलेज के प्रोफेसर श्री वसंत शिंदे जी की अगुवाई में उनकी टीम को कई ऐसे पुरातात्विक और जेनेटिक प्रमाण मिले हैं, जिन्होंने आर्यन इन्वेजन थ्योरी को प्रमाणों के साथ चैलेंज करना शुरू कर दिया है। अभी खोजों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का फैलाव लगभग 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक ट्रेस हुआ है, जो कि ईरान से महाराष्ट्र बॉर्डर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से मकरान कोश तथा जम्मू के नीचे वाले क्षेत्रों तक जाता है। उन सभी जगहों में मिले पुरातात्विक साक्ष्यों में समानताएं हैं, जैसे अवशेषों का लगभग एक ही जितना पुराना होना, पॉटरी और मिट्टी के सील्स में समानताएं दिखना और उस समय इस्तेमाल की जाने वाली ईंटों में समानता इसकी पुष्टि करते हैं।
हड़प्पा सभ्यता जो कि पाकिस्तान के हड़प्पा प्रांत के नाम से प्रचलित हुई थी, जिसे अब सरस्वती सिंधु सभ्यता भी कहा जाने लगा है, कि अब तक 2000 से ज्यादा साइट्स खोजे जा चुके हैं, जिसमें मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और घनवेरीवाला जो कि पाकिस्तान वाले हिस्से में मिले बड़े नगर हैं, और धुलाविया एवं राखीगढ़ी जो क्रमशः गुजरात और हरियाणा में खोदे गए बड़े नगर हैं। इन नगरों का फैलाव उस समय के हिसाब से अत्यंत ही विशाल है। इन पांचों में राखीगढ़ी सबसे बड़ा है, जो जीपीआर सर्वे के अनुसार 550 हेक्टेयर में फैला है, और यहां की अनुमानित जनसंख्या उस समय 90,000 से 1 लाख तक की मानी जाती है। हड़प्पा कालीन नगरों का आर्किटेक्चर अत्यंत ही उन्नत है, जिनमें सड़कें 90 डिग्री में जुड़ती हैं, ड्रेनेज सिस्टम अत्यंत ही उन्नत मिलता है। लोग उस समय गहनों का इस्तेमाल करते थे, खेती विकसित थी, और लोग उस समय एक बार में 2 फसलें लेते थे। व्यापार भी विस्तृत था, और सबसे बड़ी बात यह सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। इन स्थानों में मिले कुछ नए साक्ष्यों की डेटिंग से पता चलता है कि इस सभ्यता का कालखंड 7000 से 8000 साल पीछे तक जाता है, जो पहले की खोजों की तुलना में इस सभ्यता के इतिहास को 3000 साल और पीछे तक ले जाता है। श्री वसंत शिंदे जी के अनुसार यह कालखंड इस संस्कृति की शुरुआत से लेकर इसके एक सभ्यता के रूप में विकसित होने तक की कहानी कहता है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी के अनुसार यहां 2000 से 2500 पहले आर्य आए और यहां की नेटिव संस्कृति को नष्ट कर अपनी संस्कृति को फैलाया। पर इन खोजों के बाद इस बात का खंडन किया जाता है कि यदि ऐसा था तो खोज में मिले अवशेषों में आक्रमण के कोई प्रमाण क्यों नहीं मिलते, और ना ही मानव कंकालों में हिंसा के प्रमाण मिलते हैं, ना ही मकान के टूटने या नष्ट होने का, बल्कि खुदाई में मिले बरियल ग्राउंड्स और रिचुअल्स अभी भी ग्रामीण क्षेत्र के रिचुअल्स के साथ मिलते हैं। कई बर्तन, गहने, खेती के तरीके, औजार और मकानों का आर्किटेक्चर आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में इतने सालों बाद भी कंटिन्यू होते दिखता है। यदि ऐसा कोई आक्रमण हुआ होता तो कल्चर में डिसकंटिन्यूएशन दिखता, साथ ही जेनोसाइड के प्रमाण भी मिलते, पर ऐसा कोई भी प्रमाण वहां नहीं मिला है। साथ ही ऋग्वेद में उल्लेखित सरस्वती नदी का स्थान एग्जैक्ट इसी स्थान से मैच करता है। कुछ हड़प्पा खुदाई क्षेत्रों में यज्ञ कुंड और मूर्तियां भी मिली हैं जो भगवान शिव की मूर्तियां हैं। आर्यन इन्वेजन थ्योरी को नकारते इन तर्कों के विरोध में कुछ लोगों का कहना है कि अगर ऐसा है तो हड़प्पा कालीन मैन्युस्क्रिप्ट को अभी तक क्यों डिकोड नहीं किया जा सका है, क्यों यह संस्कृत से अलग है। इसका अर्थ यही है कि संस्कृत, जिसे आर्यों की भाषा कहा जाता है, बाहर के लोगों द्वारा ही लाई गई। इस पर शिंदे जी का कहना है कि लगभग 2500 से 3000 साल पहले ग्लोबल लेवल पर मौसम में बदलाव हुए, जिसकी वजह से सरस्वती नदी सूख गई, और इस नदी का इस सभ्यता के विकसित होने में प्रमुख योगदान था। जब यह हुआ तो जमीन की उर्वरता खत्म हो गई और हड़प्पन लोगों का मास माइग्रेशन शुरू हुआ। उस समय भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों के समूह रहते थे, जिनके साथ हड़प्पा लोगों की मिक्सिंग हुई और मिंगलिंग हुई, और इस दरमियान सभ्यता का फैलाव हुआ, और उन्होंने अपना ज्ञान, अपनी टेक्नोलॉजी, जिसमें खेती के औजार, नगर निर्माण की कला, वस्तु निर्माण की कला का ज्ञान भी शामिल था, को अन्य समूहों के साथ उन्होंने बांटना शुरू किया, और कहा जाता है कि प्रक्रिया में वे भी थोड़े परिवर्तित हुए। इसके साथ ही हड़प्पन लोगों के मेसोपोटामिया, जो वर्तमान में इराक के हिस्से में आता है, में भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहां मिले मानव अवशेषों का जेनेटिक एनालिसिस करने पर उनमें हड़प्पन लोगों के जीन्स भी मिलते हैं, जबकि मेसोपोटामियन जीन्स भारतीय क्षेत्र के प्राप्त अवशेषों में नहीं मिले हैं, और अगर मिले भी हैं तो वे 1500 से 1200 साल पहले के टाइम स्केल में ही मिले हैं, जो अभी अभी का ही है। इससे यह भी पता चलता है कि शायद माइग्रेशन पहले हड़प्पन लोगों ने किया था, और शायद इसका कारण व्यापार या क्लाइमेट चेंज के असर से बचना भी हो सकता है। इस आर्यन इन्वेजन थ्योरी को डिफाई करने वाले तर्क और साक्ष्य तब और मजबूत हुए जब राखीगढ़ी में एक महिला के अवशेष से डीएनए की अच्छी संरक्षित मात्रा मिली, जो अब तक इस क्षेत्र में मिले अवशेषों से नहीं मिल पाई थी, क्योंकि भारतीय क्लाइमेट में ऑर्गेनिक मटेरियल्स को लंबे समय तक प्रिजर्व कर पाना बहुत मुश्किल होता है। जब डीएनए का परीक्षण किया गया और उसका 3500 से 4000 लोगों के डीएनए, जो अलग अलग धर्म, जातियों और प्रांतों से थे, के साथ क्रॉस मैचिंग की गई, तो उनमें लगभग 25 से 30% की समानता देखने को मिली, जो आर्यों के आक्रमण के समय को और उस समय हुए परिवर्तनों के दावों को चुनौती देती है। डीएनए परीक्षण के परिणामों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यदि ऐसा हुआ होता तो जेनेटिक्स में रैपिड चेंज देखने को मिलता, जो कि नहीं दिखता है। यहां डीएनए में मिक्सिंग दिखती है, पर यह मिक्सिंग बहुत ही स्लोली हुआ है, जो अक्सर माइग्रेशन और अन्य समूहों के साथ स्लो मिंगलिंग पर देखने को मिलता है। अर्थात यह मिक्सिंग बाहरी लोगों के यहां आकर बसने के बाद हुए, और यह इन्वेजन की तरह नहीं हुआ। और यह मिक्सिंग 1200 से 1500
BC के बाद से ज्यादा दर्ज की गई है। हालांकि इस पर भी भाषा वाले एंगल को लेकर लोग इसका विरोध करते रहते हैं, जो कि यदि ध्यान से सोचा जाए तो अन्य लोगों के साथ हुए स्लो मिक्सिंग का भी परिणाम हो सकता है, जिससे दो संस्कृतियों के बीच जो आदान प्रदान हुए होंगे उससे इस नई भाषा का निर्माण संभव है। हो तो यह भी सकता है कि संस्कृत भाषा आगे चलकर सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही निर्मित किया हो और ये ही माइग्रेट करके यूरोपियन देशों में गए हों और वहां की भाषा को इन्फ्लुएंस किया हो। 2016 के आसपास मिले इस डीएनए परीक्षण के रिपोर्ट को विश्व की सबसे ख्याति प्राप्त और प्रामाणिक विज्ञान पत्रिका सेल में भी प्रकाशित किया गया, जो इस परीक्षण के बाद के फाइंडिंग्स को एक तरह से वैश्विक स्तर पर वैलिडेट करती है। खैर, राखीगढ़ी के साथ हरियाणा के अन्य स्थानों में भी खुदाई का काम अभी चल रहा है और हो सकता है भविष्य में होने वाली खोजें इस बहस को खत्म कर दें और शायद भारत में आर्य और द्रविड़, नॉर्थ और साउथ का जो डिवाइड है वह खत्म हो जाए। धन्यवाद।